Hello commandos, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss the topic eddy current from the chapter electromagnetic induction class 12 physics. Eddy current and then we are going to discuss self inductance. So शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूला की रिकॉलिंग के साथ में. यस, सबसे पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आता है वो आता है रिगार्डिंग द फ्लक्स, दैट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसे मैं लिख देता हूं बी ए कॉस थीटा. और मोर प्रिसाइजली हम इस पे जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स यदि कहीं आता है तो उसे भी हम क्या करते हैं, यहां पर इंक्लूड कर देते हैं. यस, नाउ इसके बाद में हम यहां पर फ्लक्स डिपेंडेंसी, उसके बाद में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें ई एवरेज जब लिखना है तो ये हमारे पास में डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. देन करंट आएगा E बाई आर, दैट इज 1 बाई आर और डी फाई बाई डी टी. एवरेज इंड्यूस करंट क्या आएगा, E एवरेज अपॉन आर, दैट इज 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. यस, फिर हम बात करते हैं चार्ज के बारे में. तो डेल्टा क्यू आएगा आपके पास में डेल्टा फाई अपॉन आर आएगा. फिर हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, फिर हम बात करते हैं लेंज लॉ के बारे में. तो लेंज लॉ क्या बतलाता है डायरेक्शन के बारे में, तो वो कहता है कि भैया E बराबर आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी. फिर हम और आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ. तो हम कहते हैं एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है को यदि मैं V वेलोसिटी से V मैग्नेटिक फील्ड में चलाता हूं तो E बराबर आएगा VBL साइन थीटा. ठीक है, थीटा यहां पर 90 है. डायरेक्शन कैसे निकालनी है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से जो डायरेक्शन आएगी वो होनी चाहिए, और लेंथ क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, यस और नो. फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ कंडक्टर ऑन कंडक्टिंग रेल के बारे में बात करते हैं. इस कंडक्टर को जिसकी लेंथ यहां पर L है, चलाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इस बी मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से, तो ये आएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर. यस, इतने ही फॉर्मूले, फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है. फिर पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस कितनी आ जाती है, या एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर. तो ये है वो बेसिक फॉर्मूले जो हमें यहां पर काम आने वाले. नाउ जो हमारा आज का टॉपिक हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एडी करंट. ठीक है, तो देखो लिखा हुआ तो पीछे बोर्ड पे है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही मैं एक बार के लिए साइड में हो जाता हूं तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. मेन चीज समझिए एडी करंट क्या होता है. देखो हम एक बात जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाता है तो उसमें क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. और यदि कंडक्टर को जब हम चला रहे हैं, कंडक्टर यदि कहीं ऐसी पोजीशन में बन जाए कि क्लोज लूप बन जाए तो उसमें इंड्यूस करंट आता है. अभी आपने देखा हुआ है मोशन ऑफ अ कंडक्टर ऑन कंडक्टिंग रेल्स इन अ परपेंडिकुलर या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. सवाल ये उठता है कि यदि हमारे पास में रॉड की जगह यदि कोई प्लेट हो, रॉड की जगह क्या हो, कोई प्लेट हो, तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी. तो जैसे मान लो हमारे पास में यहां पर कोई प्लेट है, ये आपके पास में एक प्लेट है और ये मैंने यहां पर लटकाई हुई है, और मान लेते हैं कि यहां पर आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आपको मिल रहा है. इस प्रकार से आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ऐसे समझो, इधर में नॉर्थ पोल है, इधर में साउथ पोल है.
इधर में नॉर्थ पोल है, इधर में साउथ पोल है, और एक मेटल की प्लेट लाइक अ कॉपर प्लेट मैंने ले ली, कंडक्टिंग प्लेट, उसको यदि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में से बार बार ऐसे क्रॉस करवा रहा हूं तो क्या होने वाला है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है तो यहां पर एक ईएमएफ का इंड्यूस होना लाजमी है या नहीं? तो आपने बोला हां सर जी, ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन इस प्लेट को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लेट पे ये पूरा एक कंडक्टिंग प्लेट मैंने बनाई, तो यहां पर क्या होता है कि इस प्लेट के अंदर में ये एक तरह से पूरे सर्किट का काम कर देता है, एक तरह से ये लूप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। अब चूंकि इसने लूप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है तो इसमें करंट भी इंड्यूस होता है, और ये जो करंट इंड्यूस होता है वो होता है सर्कुलर मैनर में। कौन से मैनर में? सर्कुलर मैनर में यहां पर करंट इंड्यूस होता है, लाइक दिस। इस करंट को कहा जाता है एडी करंट। इस करंट को क्या कहा जाता है? एडी करंट बेटा कहा जाता है। आसान है, बिल्कुल यही यहां पर लिखा गया है। When a metal plate is made to move in a magnetic field, then due to EMF induced in the plate, circular current is produced in metal plates in the form of whirlpool is called as eddy current, जो यहां पर दिखलाया गया है। तो ये एडी करंट क्या करता है? इस मोशन को स्लो डाउन कर देता है। मतलब यदि आपने एक इसको लिया और ऐसे ऑसिलेशन देके या एक बार पीछे लाके छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? कुछ देर के बाद में यहां पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसके कारण इंड्यूस करंट आया। ये करंट सर्कुलर मैनर में कुछ इस प्रकार से आएगा कि ये उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे लाने की कोशिश की है। हर जगह पे वही होने वाला है, तो इसकी जो मोशन है वो कुछ देर के बाद में रुक जाएगी। मोशन जो है वो कुछ देर के बाद में रुक जा रही है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इस कंडक्टिंग प्लेट में क्या आया? इंड्यूस करंट आया। क्या आया? इंड्यूस करंट आया। और ये जो करंट है ये सर्कुलर मैनर में है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर हमारे पास में जो प्लेट है, इस प्लेट को हम ऐसे ना बनाते हुए इसको ऐसे शेप में ले लेते हैं ताकि जो बनने वाला करंट है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा बेटा कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, तो पास होने वाला फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम पास होगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, कम ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कम करंट यहां पर इंड्यूस होगा। मतलब एडी करंट को हम यहां पर इस प्रकार से कम कर सकते हैं। यस, श्योर हैं? ठीक है, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस है क्या? हां भैया, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहला है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, तो ट्रेन्स के ब्रेक्स को ऑपरेट करने के लिए हम इस इफेक्ट का यूज करते हैं। इस इफेक्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उनको रेल के ऊपर में, रेल मतलब ट्रेन नहीं, पटरियों को रेल्स बोला जाता है, ध्यान रखना, पटरियों को रेल्स बोला जाता है। तो उनके ऊपर में हम लगा देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट होती हैं तो इनमें क्या होता है? एडी करंट इंड्यूस होता है, जो ट्रेन की मोशन को क्या कर देता है? अपोज करता है, और अपोज करता है तो यहां पर ट्रेन रुक जाती है। क्योंकि यहां पर कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं होता है, इसके कारण यहां पर जो ब्रेकिंग है वो क्या होती है? स्मूथ होती है, मतलब झटका नहीं लगता है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन का जो झटका लगता है वो यहां पर फील नहीं होता है। आर यू श्योर इनफ? पक्का है कि कोई दिक्कत होगी इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स किस एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन है? एडी करंट का। नीट के एग्जाम में एप्लीकेशन बेस एक सवाल मिनिमम आता ही आता है। अब वो एप्लीकेशन कौन से साल में कौन से एप्लीकेशन पर आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं।
वैसे यहां पर ये जो एप्लीकेशन दिए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। तो भैया डैंपिंग का इफेक्ट हमें कहां देखने को मिल रहा है? ये बात कर रहा है गैल्वेनोमीटर में। Certain galvanometers have a fixed core made of non-magnetic metallic material. When the coil oscillates, the eddy current generated in the core opposes the motion and bring the coil to rest quickly. नहीं समझ में आया? समझाता हूं। देखो, गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है। अरे होती है या नहीं होती है? इस कॉइल को हम क्या करते हैं? फिक्स कोर के ऊपर में लपेटते हैं। यस। अब क्या होता है कि करंट फ्लो होने के कारण, चूंकि गैल्वेनोमीटर को जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वो कॉइल क्या होती है? उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रोटेट होती है। बराबर है? होती है कि नहीं होती है? होती है। तो अब इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो अनंत काल तक चलती चली जाएगी। याद करो, पॉइंटर से जो कनेक्शन दिया जाता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है तो ये इसको तो अनंत काल तक आगे ले जाएगा। तो अब इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। इसके लिए जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क ला रहे हैं उस केस के लिए हम एडी करंट का यहां पर यूज कर सकते हैं, या कहिए करते हैं। ठीक है? यस। और इसको और अच्छे से मैं बताऊं तो कई लोगों के दिमाग में डाउट आया होगा, सर कंट्रोलिंग टॉर्क तो कंट्रोलिंग स्प्रिंग से आता है, आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो, एक चीज मैंने बताई थी, यदि आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर के टॉपिक में, कि एक और चीज होती है कि यदि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्विलिब्रियम में है भी तो क्या होगा? जैसे ये पॉइंटर है, मान लो इस पोजीशन पे है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण मान लेते हैं ये इधर जा रहा है, और कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण मान लेते हैं ये कंट्रोलिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में लगा। तो इस केस में जो आपका पॉइंटर है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो इसको एक पोजीशन पर क्विकली रोकने के लिए डैंपिंग का यूज किया जाता है, और वो डैंपिंग जो है वो एडी करंट से लाई जाती है। कुल मिला के कहानी ये है। ठीक है? अब तो डाउट क्लियर है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों आया? क्योंकि आपने करंट फ्लो किया। कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों आया? उसमें कंट्रोलिंग स्प्रिंग रखिए जो रोकने का काम करेगी। अब यदि डैंपिंग नहीं है तो आपने कभी कभार देखा होगा, जैसे कुछ मीटर होते, मोटरसाइकिल जब काफी पुरानी हो जाती है उसके मीटर में देखा होगा कि वो सुई है ना ऐसे वाइब्रेट करती रहती है, एक जगह पर रुकती नहीं है। भले ही आप कितनी भी कांस्टेंट स्पीड पे आ जाओ लेकिन वो रुक ही नहीं पाती है। तो वो डैंपिंग की जरूरत होती है। तो उस केस में जो बाइक का जो मीटर है उसमें तो मैकेनिकल डैंपिंग करी जाती है, लेकिन जो अपने गैल्वेनोमीटर है उसमें हमारे पास में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग करी जाती है जो एडी करंट की मदद से करी जाती है। ठीक है? तो वो क्या करता है? ये जो पॉइंटर ऐसे ऐसे जो तड़फड़ा रहा है ना, तड़प रहा है ना, ये तो इसको क्या कर देता है? वहीं पे स्टॉप कर देता है। बराबर? जैसे वो आपने देखा होगा ना, जैसे नस कट गई तो आदमी तड़पड़ा रहा है तो पूरा ही मार दो, तड़पना बंद, अब जुड़ेगी तो है नहीं, है कि नहीं? या फिर आपने देखा होगा जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो पूंछ कैसे तड़पड़ाती है, तो वही है। अब उसको रोकना है तो क्या कर दोगे? सर हम क्या करेंगे? चप्पल पहनेंगे, चप्पल जाके थप, खत्म खेल। So that is the damping, electromagnetic damping. Now the next application is induction furnace. Induction furnace. फर्नेस का मतलब क्या होता है? भट्टी। एक तरह से क्या है? भट्टी। मतलब जिसके अंदर में हमें हीट मिले, जिसके अंदर में हमें क्या मिले? हीट मिले। तो इंडक्शन फर्नेस क्या? इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस टेम्परेचर्स एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर अलॉयज बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए और मेटल्स से अलॉय बनाने के लिए। यस। इसमें काम कैसे होता है? अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। अभी ये चैप्टर आपका भी होना बाकी है क्योंकि ईएमआई चल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी की एसी करंट को हम इसमें से पास करते हैं। इसमें से कॉइल में से, जो इस मेटल के चारों तरफ लिपटी हुई होती है, जिसे हमें पिघलाना है। देन इसमें क्या होता है कि एडी करंट्स को इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। किसमें? मेटल में, जिसके कारण हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है जो कि मेटल को मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट है।
चौथा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। जो आपके यहां पे जो पावर मीटर लगे होते हैं ना, बिजली के मीटर, उनकी यहां पर बात चल रही है बेटा। यस और नो? बात अभी उनकी चल रही है जो, अब देखो आज की तारीख में तो आपके पास में डिजिटल मीटर, लेकिन जिनके घर में, जिन्होंने कभी पुराना मीटर देखा होगा, उसमें एक ऐसी डिस्क घूमती रहती है। वो जो डिस्क घूमती है, वो डिस्क घूमती ही किसके कारण है? एडी करंट के कारण यहां पर घूमती है। यस, तो उसको कैसे घुमाया जाता है? उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस डिस्क में जो इंड्यूस करंट आता है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द साइनोसाइडली वेरिंग करंट इन अ कॉइल। देखो मीटर लगा है, वो आपके डिवाइसेस से कनेक्ट है, आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हो, जो कंजम्पशन कर रहे हो वो एसी करंट आ रहा है, उसके कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां पर जो रखी हुई कॉइल है उसमें क्या आता है? एडी करंट प्रोड्यूस किया जाता है, और उसी से हमको क्या मिलती है? रीडिंग हमें यहां पर देखने को मिलती है। यस और नो? श्योर इनफ? श्योर इनफ? चलो, इस पर बेस्ड एक सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज? किसमें यूज नहीं होता है? तो अभी आपने देखा, इसमें तो होता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस। इलेक्ट्रिक हीटर, नो। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है बेटा? ये रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। किसके? रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो याद रखना, ये सवाल 2019 का एग्जाम का है। तो अब हो सकता है कभी इस एप्लीकेशन के थोड़ा सा गहराई में चले जाएं और वहां से कोई सवाल यहां पर वो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा। नाउ यहां से आगे हमारे पास में एक हेडिंग आ रही है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। कौन सी हेडिंग आ रही है बेटा? हमारे पास में हेडिंग आ रही है सेल्फ इंडक्शन की हेडिंग। क्या है सेल्फ इंडक्शन? तो इसके लिए बेटा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा और मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताओगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? तो आप कहोगे रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द करंट पासिंग थ्रू देम। यस? यस और नो? अरे यस और नो? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो भैया पहले मैं आपको बोलता हूं कि यार रेजिस्टेंस क्या होता है वो बताओ। तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस तो बड़ा ही आसान है। देखो रेजिस्टेंस आप लिखोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the current flowing through them या passing through them। क्या ये डेफिनेशन सबको याद है? बहुत ही जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, और यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप पहले से ही इससे रूबरू हो। यस और नो? ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन क्या है? अब देखना जरा, बिल्कुल ध्यान से नजर गड़ाए रखना मैंने क्या बोलता हूं। देखो एकदम सेम लिखूंगा पहले तो मैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय virtue of which it opposes the change in current, opposes the change in current flowing through them, flowing through them। तो ये जो फिनोमिना है इसे हमने सेल्फ इंडक्शन कहा है, ये जो प्रॉपर्टी है उसे सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हैं, और
जो मटेरियल इसे शो करते हैं उन्हें इंडक्टर कहते हैं। अब इन दोनों में जो अंतर है, बुनियादी अंतर, वो देखिए। द चेंज इन करंट, यहां क्या वर्ड लिखा है? चेंज इन करंट। यहां क्या लिखा है? अपोजेज द चेंज इन करंट। यहां लिखा है अपोजेज द करंट। दोनों में अंतर है। इसी अंतर को बस आपको पकड़ना है, एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स। समझो क्या लिखा है। रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उनमें से पास होने वाले करंट का अपोज कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि करंट पास ना हो। इंडक्टर क्या कहता है? भैया मेरे अंदर से करंट पास होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसे परिवर्तित मत करो। डोंट चेंज द करंट विच इज पासिंग थ्रू मी। मतलब मुझमें इंडक्टर क्या कह रहा है कि मेरे अंदर से पास होने वाले करंट को चेंज मत करो। यस। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हमने नाम दिया सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। और ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ व्हाट? कॉइल। कॉइल के अंदर में हम देख रहे हैं, और इस कॉइल को फिर हम क्या नाम दे देंगे? इंडक्टर। इसे क्या नाम दे देंगे? इंडक्टर। यस, एकदम बेसिक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कभी किसी कॉइल में से करंट को चेंज किया जाता है तो उस चेंज का विरोध होता है। उस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं, उस फिनोमिना को हम कह रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। उस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, उस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। गेटिंग? कोई रॉकेट साइंस पक्का नहीं है। अब सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, क्या करें? जैसे रेजिस्टेंस के केस में आप क्या कह देते हो कि भैया R प्रोपोर्शनल टू L होता है बाई A होता है, तो यहां से इक्वल टू लाते हो, रो L अपॉन A आता है। तो यहां पर जो चीजें हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो क्या ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस भी इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगा या कुछ और होगा? या फिर कुछ और होगा? तो उसको समझते हैं, लेकिन यहां पर फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। सेल्फ इंडक्शन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट। इट अपोजेस द चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट इस वर्ड पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, डिपेंड्स ऑन व्हाट? फिजिकल डायमेंशंस या फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर से मेरा क्या मतलब है? यहां पर उसकी लेंथ हो गई, कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, उसकी रेडियस हो गई, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। लेकिन सवाल है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो भैया हमने माना, लेट्स से टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल ये है, मान लेते हैं हमारे पास में n फाई। टोटल फ्लक्स को मैंने क्या मान लिया? n फाई। अब एक बात बताओ, जैसे आपके पास में ये एक कॉइल है, ठीक है। अब इसका यदि मैं बोलूं, इसका यदि मुझे मैग्नेटिक, इसमें यदि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो मैंने माना कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तुम्हारे पास में n। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n है। रेडियस है तुम्हारे पास में r। तो टोटल फ्लक्स जो निकालोगे तो पहले आप फ्लक्स बराबर लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सिंपल सी बात है। अब जैसे जैसे I को बढ़ाओगे क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या फ्लक्स बढ़ेगा? यस और नो?
तो आपने बोला हाँ, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या वो करंट पर डिपेंड करता है? तो आपने बोला हां। तो हम लिखेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल is directly proportional to current, yes or no? तो आपने लिखा n phi proportional to I। अब चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो एक क्या लाओगे? कांस्टेंट। वही कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो भैया L बराबर आता है n फाई अपॉन आई। यहां पर इसमें ध्यान रखना, मैंने जब फॉर्मूला लिखा है L बराबर n फाई अपॉन आई, तो यहां n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। यहां फाई का मतलब है फ्लक्स ऑफ वन टर्न ऑफ कॉइल, और आई क्या है? करंट पासिंग थ्रू कॉइल। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार सर ये तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। सर ऐसे कैसे नहीं करेगा? यहां क्लियरली दिख रहा है, कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे ये कुछ ऐसे समझो कि V बराबर क्या होता है? IR होता है ना, तो R बराबर क्या आता है? V बाई आई आता है कि नहीं आता है? तो ये बिल्कुल उसी का क्या है? रिसेंबलेंस। उसी का क्या है? रिसेंबलेंस है। तो इस बात पर ध्यान दें, ठीक है। R मटेरियल की प्रॉपर्टी, वैसी L उस कॉइल की प्रॉपर्टी की, उसके डायमेंशंस को आप किस प्रकार से यहां पर सेट कर रहे हो। गेटिंग? यस और नो? बस सर समझ में बहुत ऐसा लग रहा है कि अजीब सी चीजें चल रही हैं। देखो घबराओ मत, थोड़ा सा समय दो, बहुत अजीब कुछ भी नहीं है। यहां पर एक हेडिंग आ रही है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड जो चीज है वो है आपकी कैपेसिटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड चीज है वो है आपकी इंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटर में जब भी मैं बात कर रहा होऊंगा तो आप इसे डिफाइन करोगे C बराबर Q बाई V से। यहां आप डिफाइन कर रहे हो N फाई बाई I से, ठीक है। कैपेसिटर का यदि मैं सिंबल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो इंडक्टर है इसका सिंबल सर्किट में जब आप देखोगे तो ऐसा रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये ऐसा यहां पर है सिंबल, ये है C, ये है आपका। अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट जो आएगी वो आएगी फैरड, और इसकी आएगी हेनरी। क्या आएगी? हेनरी, कैपिटल H। फैरड में कैपिटल F, यहां हेनरी। इतना मैंने इसको कंपैरिजन के तौर पे बतलाया है। एकदम बेसिक चीजें हैं जिसको आपको बस यहां पर ध्यान रखना है। मेन तो ये चीज है ही नहीं, बस मैं इसको लिंकिंग करवाने के लिए भैया कि यहां और यहां अंतर है, चीजें एक जैसी नहीं है, चीजें एक जैसी नहीं है, लेकिन काफी हद तक आपको यहां पर इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। यस और नो? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। लेकिन अब देखो इसको करना कैसे है, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं यहां पर। स्टेप्स टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। अब चाहे वो किसी का भी निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करो, अज्यूम करंट आई। सबसे पहले आपको क्या करना है? आई किसमें? इन द कॉइल। इस कॉइल में आप क्या कर लो? करंट अज्यूम कर लो आई। अब एक बात बताओ, इस करंट के कारण यहां पर क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड।
तो भैया मैं क्या करूंगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट इन कॉइल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो फिर आप क्या फाइंड कर सकते हो, टोटल फ्लक्स। तो फिर अब आपको क्या करना है, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल। और ये जो आएगा टोटल फ्लक्स, ये आएगा एन फाई, जो आएगा एन, और ये आएगा बी ए। फिर क्या करना है अगले स्टेप में बेटा, चौथा स्टेप, अब टोटल फ्लक्स मिल गया, यस और नो, तो अब आपको करना है इक्वेट कर दो दिस एन फाई बराबर एल आई, और यहां से एल आपको मिलेगा। सर समझाओ, तो देखो बेटा ये एग्जांपल दिया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो भैया हमने बोला कंसीडर अ कॉइल, कंसीडर अ कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू एन। तो भैया देखो ये आपने यहां पर कॉइल बना ली, इसमें ये आपकी रेडियस आ गई आर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है आई एन। फिर मैंने बोला लेट्स से करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल। मैंने माना कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, यही स्टेप है। तो पहला स्टेप मैंने यूज कर लिया कि मैंने करंट यहां पर अज्यूम कर लिया आई है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया। अब मेरा काम क्या है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। कहां फाइंड करूं, हमेशा सेंटर पे। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की यदि मैं बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, ड्यू टू करंट एट सेंटर ऑफ कॉइल, बोलो कितना आएगा। तो आप लिखोगे B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा है वो सही है? इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ टोटल फ्लक्स कितना आएगा, एन फाई। लेकिन एन फाई कितना आएगा, तो आप लिखोगे सर जी एन फाई बराबर आएगा एन बी ए। तो इट इंप्लाइज एन फाई कितना हो जाएगा, एन, बी की जगह आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ए मतलब एरिया, जो आएगा पाई आर स्क्वायर। सही है, देख लो कितने धीरे धीरे चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा एक बात देखो, एक आर से एक आर कट जाएगा और एन स्क्वायर हो जाएगा। एक काम मत कर देना कि यहां से एन काट दिया, नहीं, हमें ये एन फाई ही टोटल चाहिए। तो ये आएगा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर आई अपॉन 2। सही है क्या? इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इक्वेटिंग टोटल फ्लक्स। तो एन फाई बराबर एल आई, तो यहां पर जैसे ही आप रखोगे, इसकी वैल्यू को रखोगे, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर आई अपॉन 2 बराबर एल आई। यस और नो? क्या कटता हुआ नजर आ रहा है, आई से आई, तो आपको L बराबर मिल चुका है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। रिजल्ट याद रह जाएगा क्या? क्या ये रिजल्ट याद हो जाएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2 रिजल्ट याद हो जाएगा? हो जाएगा क्या? याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर
एनसीईआरटी में तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया, वो तो आपने बताया ही नहीं, उसके बिना सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बता रहे हो भाई? रुको, म्यूचुअल के लिए दो चीजें चाहिए, यहां पहले सेल्फ सीखो। यदि मैं कुछ स्टेप्स ले रहा हूं तो वो आपके भले के लिए ही ले रहा हूं, ठीक है? तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हुआ। अब देखो, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो L बराबर L ऑफ कॉइल आ रहा है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2, सही है? अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे? देखो, मैक्सिमम टाइम पे वो आपको अवॉइड करेगा कि भैया कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस वगैरह, इतना मैक्सिमम टाइम पे वो अवॉइड करेगा। आज तक ऐसा सवाल नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिले। कैसे सवाल? कि यदि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया रेडियस को सेम रखते हुए तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, या आधा कर दिया, या फिर रेडियस को डबल कर दिया या रेडियस को आधा कर दिया। इस तरह की वैरायटी के सवाल यहां पर मिलेंगे। तो अब यहां पर एक चीज को देखिए, क्या करंट से मेरा कोई लेना देना है? नहीं। इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो भैया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पे? बोलो किस पे? पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज L ऑफ कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। और दूसरी नंबर की चीज क्या है? रेडियस ऑफ कॉइल, दैट इज, मैं ये लिख सकता हूं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो इन पे सवाल बनेंगे। जो वैरायटी बनेगी वो मैंने यहां पर लिख के दी है कि भैया इससे तरह के एग्जाम्पल आपको बनेंगे, तो खुद से आप बना के सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है टोटली। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे करो ही करो। सवाल पढ़ो क्या है? इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल कीपिंग रेडियस सेम द न्यू इंडक्टेंस, क्या होगा बताओ? L डैश बराबर कितना आएगा? 4L, डबल कर दिया, रेडियस सेम है, इसको डबल किया। फिर देखो, नंबर ऑफ टर्न्स आर मेड हाफ कीपिंग द रेडियस सेम, तो L डैश कितना आएगा? L बाई 4। रेडियस ऑफ द कॉइल इज मेड ट्वाइस कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स सेम, तो L डैश कितना आएगा? 2L। और रेडियस ऑफ कॉइल इज हाफ कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स सेम, तो न्यू इंडक्टेंस कितना आएगा? हाफ करिए तो L बाई 2 आएगा। इसी वैरायटी के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और यही डबल या आधा करेगा, और यही चार ऑप्शन वो प्रेफरेबली देगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। क्या मैं सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आप खुद से सोचना। अब मैं सोलेनॉइड में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। अब आप जानते हैं ये एक तरह की, ऐसे यहां पर एक सोलेनॉइड हो गई है ना। मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल l, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने मान लिए कितने हैं? कैपिटल N। तो यहां से आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिलेंगे N बाई L। इसमें से करंट I फ्लो कराओ, ठीक है? और आप तो सिंपल सी बात है, इस बात पे फोकस करो कि आपको तो यही लिखना है, L बराबर आएगा N फाई अपॉन I। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए देखो, L ऑफ सोलेनॉइड कितना आएगा? N अपनी जगह, B अपनी जगह, A अपनी जगह, अपॉन I। N अपनी जगह, B कितना आएगा? म्यू नॉट N I। एरिया कितना आएगा? एरिया को एज इट इज छोड़ दो अभी के लिए, और अपॉन I, ये आएगा म्यू नॉट N N A। अरे सही है ना? म्यू नॉट N N A, यस और नो। लेकिन अब यहां पर मैंने माना इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो भैया L ऑफ सोलेनॉइड क्या बनेगा? ये बनेगा म्यू नॉट N N, और इसकी जगह आ जाएगा पाई R स्क्वायर। अच्छा, स्मॉल n को मैं लिख सकता हूं कितना? म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन स्मॉल l कैपिटल N पाई R स्क्वायर। तो यहां से देखिए लेंथ ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कितना आएगा?
म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल। तो यहां देखिए थोड़ा सा अंतर एक्स्ट्रा में आ गया है। पिछली बार में म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2 था, सोलेनॉइड में क्या हो गया, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इससे ज्यादा जो मैक्सिमम फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा वो भी मैं बताता हूं। मान लो ये L बराबर आ रहा है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन L है ना, मैं ऊपर L और नीचे L से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर और L, सही है। अब यहां पर ध्यान देखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को ए लिख दूं तो एल बराबर आपको देखने को मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। तो भैया देखो इसमें फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं सोलेनॉइड के केस में, लेकिन मैं बोलूंगा आपको इस वाले फॉर्मूले को प्रायर मैक्सिमम तौर पे याद रखें और एक इस वाले को याद रखें, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सवालों का पैटर्न कैसा होगा, सवालों का पैटर्न अगेन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे यहां पर है, वही रेडियस को सेम, नंबर ऑफ टर्न्स, मैक्सिमम टाइम वो खेलेगा आपसे नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस के बेसिस पर। मैक्सिमम टाइम आपके साथ में वो खेलेगा कैसे नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस, इन्हीं दोनों पे वो खेलने वाला है। यहां पर आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। देखो सबसे आसान याद रखने के लिए फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये भी याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सवालों में जो चीजें पूछी गई हैं उसी के बेसिस पर आपको डीलिंग यहां पर करनी। अगला आता है टोरॉइड। टोरॉइड कैसा होता है, ये और ये, इस पे आपने क्या किया, ये इस प्रकार से आपने बना दिया इसको टोरॉइड को, ठीक है। इसकी जो रेडियस है मीन रेडियस वो मैंने मान ली है आर। तो अब आप देखो एक बात, सिंपल सी बात है, यदि मुझे इंडक्टेंस लिखना है तो मुझे पता है कि एल जो आएगा वो एन फाई अपॉन आई, दैट इज एन बी ए अपॉन आई। अरे यस और नो, यस और नो। नाउ इसके यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जब मैं बात करता हूं तो ये कितना आता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। सही है क्या, सही है क्या, बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो भैया देखो जरा यहां पर, एन बी की जगह आएगा वही म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर और एरिया। अब सवाल है एरिया, तो भैया यहां पर एरिया को नहीं छेड़ना है, एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि सोलेनॉइड जैसा ही काम यहां पर भी होगा। तो इट एम्प्लाइज एल जो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, अच्छा अपॉन आई तो लिखना ही भूल गए, तो आई से आई कट जाएगा तो एल कितना मिलेगा, वही म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई आर। यस और नो। ये टोरॉइड का नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। मेन मैं आपको बता दूं सोलेनॉइड और इस पर ध्यान देना है। इसको यदि आप चाहो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पे जो चीजें हैं वो अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि देखो ये आर जो है वो ये वाला रेडियस है मीन रेडियस, और जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम मत कर देना, नहीं तो पता लगा पाई आर स्क्वायर करके काट दिया, नहीं, इसलिए यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो अलग से देता है, ठीक है। यस हाँ।
नेक्स्ट चीज क्या है, इससे रिलेटेड वही सवाल। अब एक सवाल है, देखिए क्या आप कर सकते हैं, बताइए। A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with the each turn of the solenoid is this. The self inductance of the coil solenoid is. तो भैया सेल्फ इंडक्टेंस या किसी का भी हो, जनरल फॉर्मूला यही है, अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफाई नहीं किया हो। लेकिन सोलेनॉइड बोला है तो मैं बोलूंगा सोलेनॉइड का तो ये आएगा भैया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और स्मॉल एल। अब देखो कौन सा लग सकता है, उसने सवाल में पूछा है क्लियरली सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस में अभी तक आपको ये दो ही चीजें पता है, तो सर क्या आगे और भी पता लगेगा? रुको तो जरा, धैर्य रखो। हर चीज पे एकदम से ऐसे टूटोगे तो कैसे काम चलेगा? सवाल में उसने 1000 टर्न्स दिए तो एन दिया, यहां पे करंट दिया है और फ्लक्स दिया है, मतलब ये वाला लगेगा। तो एल बराबर 1000 4 इंटू 10⁻⁻³ सवालों में फ्लक्स पर ध्यान देना, फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न फाई। कभी कभी हो सकता है वो टोटल फ्लक्स लिख दे यहां पे, तो इस 1000 को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ध्यान दें इन चीजों पे। अपॉन करंट है 4, तो एल बराबर आएगा 1 हेनरी, ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसी सवाल में यदि इस वर्ड को चेंज कर दे, ये ईच वर्ड यहां से हटा दे और यहां पर वर्ड लिख दे टोटल, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? यदि मैं बोलता हूं क्वेश्चन में ईच वर्ड को हटा के टोटल फ्लक्स लिखा हो, तो अब ध्यान देना, एल बराबर एन फाई अपॉन आई, तो फ्लक्स कितना था? टोटल फ्लक्स वही हो गया 4 इंटू 10⁻⁻³ और करंट 4 एंपियर ही था ना, तो भैया अब आपका आंसर आ रहा है 10⁻⁻³ दैट इज 1 मिली हेनरी। अंतर, जो बच्चा इस अंतर को नहीं पकड़ेगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता भाई। मैं फिर से दोहरा देता हूं, सवाल में ध्यान से ये चीज जरूर पढ़ना कि ईच टर्न लिखा है या टोटल फ्लक्स लिखा है। टोटल फ्लक्स लिखा है या फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न लिखा है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ टर्न्स। मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, ये इस बात पर निर्भर करता है सवाल में लैंग्वेज में क्या दिया है। ईच टर्न यदि लिख के दिया है तो भैया आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है, और यदि टोटल फ्लक्स लिख के दिया है, ऐसे लिख के दिया है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सोलेनॉइड इज दिस, तो फिर आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और इसी में वो यहां पर आपकी भावनाओं के साथ में खेलेगा, तो इस पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में लिखना जरूर बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगला एक और सवाल है, देखो 2008 का। अब सवाल देखो सेम, ये 2008 में वो 16 में है, क्या अंतर आया? फ्लक्स तो उतना ही है, नंबर ऑफ टर्न्स बदल गए और करंट बदल गया। सवाल पढ़ लो, एल कितना आएगा? एन फाई बाई आई। एन कितना है? 500। सवाल में ईच टर्न लिखा है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई मैंने किया है, अपॉन करंट कितना है? 2। जरा देखना, देखो 5 चौका 20, आंसर अभी भी 1 हेनरी है। आंसर अभी भी 1 हेनरी ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितना आसान लग रहा है इस टॉपिक को देखने के पश्चात। एक सवाल और है क्या? हाँ,
देखो, पढ़ो सवाल। A conductor of length 0.4 meter is moving with a speed of 7 meter per second perpendicular to a magnetic field of intensity 0.9 Weber per meter square. The induced EMF across the conductor. अरे ये सवाल यहां कैसे? हाँ, ये इसलिए डाला गया था कि पीछे का आप भूल तो नहीं गए। क्या है? E बराबर VBL। एक कंडक्टर की लेंथ दे रखी है, वो उसकी स्पीड दे रखी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ इतना ही आएगा ना। तो V कितना? 7, ये है 0.9 और लेंथ है 0.4। तो भैया देखो, 9 7 63 है ना, 9 7 63, 63 इंटू 4, 63 6 12 6 126, 12 6 24, कितना कर दे? 126 गुना 52, 252, और ये तो 2.52 वोल्ट। खत्म। अरे बोलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये चीज देखो आपको ही खुद से समझ में लानी पड़ेगी, यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि सवाल इसमें बहुत ज्यादा पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन इतना जरूर मान के चलना, क्योंकि आपको रजिस्टर्स सीरीज में है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हो सकता है एकदम सिंपल बेसिक लेवल का सवाल यदि बनाए तो आपको पता होना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिंक करूंगा रजिस्टर्स के साथ में। तो भैया देखो, ये आपके पास में रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2। तो मुझे बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। तो RS कितना आएगा? R1 प्लस का R2 आएगा। ठीक है, आएगा। अब कहानी देखो इंडक्टर्स के लिए, मैं इधर बना रहा हूं। ये आपका एक इंडक्टर, ये आपके पास में दूसरा इंडक्टर, ये है L1, ये है L2। तो भैया ये सीरीज में है, तो यहां पर भी आंसर सेम ही आना है, कोई अंतर अलग से नहीं आएगा। समझे? समझे? पैरेलल में देखो, जैसे ये है आपके पास में R1, ये है R2, ये है R1, ये है R2, तो आप क्या लिखोगे? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2। सही है? ओहो, सिमिलरली यहां पर भी लिखोगे क्या? ये है L1, ये है L2, तो भैया 1/LP बराबर 1/L1 प्लस का 1/L2। अच्छा लगे हाथों एक चीज और मैं बताता हूं फिर आपको, कि भैया मानो इधर से करंट आई गया, इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो I1 बराबर आप क्या लिखोगे? R2/R1 प्लस का R2 इंटू I, और I2 जब लिखोगे तो कितना लिखोगे? R1/R1 प्लस का R2 इंटू I। सही है क्या? करंट डिवीजन फॉर्मूला सेम। यदि यहां पर करंट I चल रहा है, इसमें I1 आया, इसमें I2 आया, तो भैया जी I1 कितना आएगा? L2/L1 प्लस का L2 इंटू I, और I2 कितना आएगा? L1/L1 प्लस का L2 इंटू, बिल्कुल सेम चीज है या नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, रजिस्टर्स के केस में आप एक चीज और पढ़ते हो, वो पढ़ते हो क्या? कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग यहां पर भी सेम ही चलने वाली है, एक्सेप्ट सम चेंज। देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये चीजें हैं नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन मान लो भूले भटके उनके मन में आ ही गया, तो भैया आपको फॉलो द रूल, फॉलो द रूल ऑफ, रूल क्या है? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन
वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करना है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जो पूरा है एज इट इज। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एट द एंड मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -6 फॉर इंडक्टर्स, और कैपेसिटर में भी यही सेम चलता है, सब कुछ यही आएगा, 10 to the power -12 आएगा फॉर कैपेसिटर्स। बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी मैंने आपको, जरूरत नहीं है, लेकिन जो लेना चाहें वेलकम है, जो नहीं लेना चाहें बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इस पे मैं एक सवाल बता देता हूं, सीरीज पैरेलल में कोई, देखो मैं आपको बता दूं, ये सिंपल टाइप के सवाल रहने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस के सवाल इसमें नहीं देखने को मिलेंगे आपके लेवल पर। मैंने जो आपको सीरीज पैरेलल बताया, सीरीज पैरेलल बिल्कुल आसान वाला बताया। सीरीज में तो अभी और भी 2 केसेस होते हैं, ये तो एक केस है, ये तो बहुत सिंपल है, इसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं जिनको मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास में ये एक इंडक्टर दिया है, ठीक है, तो यहां पर एक कलर बैंड दिया है, यहां पर एक कलर बैंड दिया है, यहां एक दिया है, यहां एक दिया है। ओके, मान लेते हैं, मैं दे देता हूं ऑरेंज, रेड, ग्रीन और गोल्ड। राइट, सवाल है वैल्यू ऑफ इंडक्टर। तो मैंने क्या बोला, देखो क्या बोला, देखो समझो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मैं मानता हूं, लेकिन क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान कभी बुरा होता है? कभी नहीं। क्योंकि देखो एग्जामिनर कई बार सोचता है यार ये चीज तो वहां दे रखी है तो उसी के जैसी तो है, एक्सेप्ट वन चेंज, और तो कोई चेंज है ही नहीं। तो भैया देखो कलर कोडिंग हिसाब से ऑरेंज, तो क्या लिखोगे, बी रॉय, है ना, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड और वाइफ। सही है। नंबरिंग क्या आएगी इनकी, 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। सही है। तो क्या लिखूं, ऑरेंज 3, रेड 2, ग्रीन 5, मतलब 10 to the power 5, गोल्ड 5%। यस, तो भैया आपके पास में जो एल का आंसर आएगा वो आएगा 3 2 into 10 to the power 5 into 10 to the power -6 प्लस -5%। बस ये एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 हेनरी प्लस -5%। खत्म। कितना आसान है, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, और जहां डिफिकल्टी नहीं होती एग्जामिनर वहां सवाल जंप करा सकता है। कैपेसिटर होता तो क्या अंतर आता, यहां पर -12 होता, मतलब आंसर आता 3.2 माइक्रोफैरड में। आंसर किसमें आता, 3.2 माइक्रोफैरड में। क्यों आया, दिमाग लगाना, सोचना जरूर इस बात पे, यस और नो। ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ EMF of self-induction. We are going to discuss what? EMF of self-induction. और ये जो टॉपिक है ये इसी का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस में ही कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है। एक एडी करंट एक छोटा सा टॉपिक आता है बीच में, लेकिन मेन चीज जो है वो है आपकी इंडक्टेंस रिलेटेड। यस, अब इसमें जब मैं बात करता हूं EMF ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये क्या चीज होगी? तो एक बात बताओ, हम जानते हैं फैराडे सर के नियमों को। फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या कहता है? ये कहता है कि इंड्यूस EMF जो है वो d∅/dt होगा। यस और नो? यदि इसे मोर प्रिसाइजली यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो जो टोटल फ्लक्स होता है उसे हम N∅ कहते हैं। तो क्या मैं इसे N∅
बाई डी टी लिख दूं? हाँ सर जी लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, मैं एक और बात जानता हूं। क्या जानता हूं? कि जो एन फाई होता है वो एल आई होता है। यस और नो? क्या होता है या नहीं होता है सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में? बिल्कुल। यदि होता है तो हम ई को लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एल आई। अब यहां पर यदि आप देखो तो चूंकि एल इंडक्टेंस है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये तो कांस्टेंट होगी। इसे मैं लेकर के आता हूं बाहर, तो ये बनेगा एल और डी आई बाई डी टी। तो इसे कहा जाता है ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर ड्यू टू द चेंज इन करंट, ड्यू टू द चेंज इन करंट। कितना आसान टॉपिक लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो भैया इसको डील करना कैसे है ये पहले समझना जरूरी है। ठीक है, मान लो हमारे पास में एक इंडक्टर है जो जिसकी वैल्यू दे रखी है एल। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? एल। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ये है आई, और मैंने बोला कि करंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज डी आई बाई डी टी। कैसे चेंज हो रहा है? डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको दे रखी है डी आई बाई डी टी। तो ये जो आपका इंडक्टर है इसके जो टर्मिनल्स हैं इस पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो लिखा जाएगा ईएमएफ इंड्यूस एट टर्मिनल्स ऑफ इंडक्टर। जो लिखा जाएगा वो आएगा E बराबर एल डी आई बाई डी टी। यहां ध्यान दो, इस आई से कोई लेना देना ही नहीं है क्या? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो ये आएगा इसका ईएमएफ। लेकिन अब ईएमएफ के लिए तो डायरेक्शन वगैरह भी चाहिए। उस डायरेक्शन को समझने के लिए मैं एक काम करता हूं। देखो भाई, करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चेंज का मतलब क्या होगा? या तो करंट बढ़ रहा होगा या फिर करंट डिक्रीज हो रहा होगा। यस और नो? तो हम पहला केस जो यहां पर डिस्कस करते हैं, लेट से ये है आपका इंडक्टर L जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा था, और मैंने बोला कि करंट इज इंक्रीजिंग, करंट जो है वो बढ़ रहा है। तो मैंने बोला भैया कि लेट से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ करंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ करंट जो है वो यहां पर दे रखी है डी आई बाई डी टी, इज डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी है। तो भैया हो ये रहा है कि जब मैंने ये चीज बोली तो क्या हुआ? इस इंडक्टर में उस लेफ्ट साइड से राइट साइड में आने वाला करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इंडक्टर को परिवर्तन पसंद नहीं है, इंडक्टर को परिवर्तन पसंद नहीं है। इंडक्टर नहीं चाहता है कि उसमें से फ्लो होने वाला करंट चेंज हो, लेकिन हमने तो बोला कि हो रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो ये रहा है करंट गोइंग टुवर्ड्स राइट,
करंट गोइंग टुवर्ड्स राइट इज इंक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, लेकिन इसे ये चीज तो पसंद नहीं आएगी, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा ये कि ड्यू टू चेंजिंग करंट, ड्यू टू चेंजिंग करंट, यहां पर क्या होगा, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, E बराबर एल डी आई बाई डी टी, ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे इंड्यूस किया है, लेंज लॉ। तो भैया E बराबर एल बाई डी आई बाई एल, ई बराबर एल डी आई बाई डी टी का जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसे क्या करना है, विरोध करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, सच दैट इट अपोजेज, ये क्या करेगा, विरोध करेगा, क्या, किस चीज का विरोध करेगा, सच दैट इट अपोजेज इंक्रीजिंग करंट इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन, या राइट साइड, राइट साइड में जो जा रहा वाला करंट है वो जो बढ़ रहा है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसलिए यहां पर ये जो इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है, देखो ये जो आपका इंडक्टर था ये आपका बिहेव करेगा कुछ ऐसे कि ये एल डी आई बाई डी टी, इसका इतना यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यस और नो, यस और नो, बस इतना सा यहां पर खेल है। या फिर मानो सेकंड है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये ऐसे है एल, इधर से करंट आई जा रहा है और मैंने बोला कि भैया करंट इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ, कौन कितनी रेट दे रखी है, डी आई बाई डी टी। तो अब क्या होगा जरा समझना, देखो यहां पर क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, ये सारी कहानी हम समझते हैं, ये सारी कहानी मैं समझता हूं। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि राइट साइड में जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या करना है, विरोध। समझना बेटा, देखो एकदम छोटी छोटी बातें हैं यहां पर देखो क्या हो रहा है, राइट साइड में जाने वाला करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा था तो इसको विरोध करना है। तो विरोध कैसे किया जा सकता है, विरोध ऐसे किया जा सकता है कि भैया देखो राइट साइड में जाने वाला करंट यदि इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे यदि विरोध करना चाहते हो तो विरोध कैसे करोगे कि राइट साइड के करंट को क्या कर दो, या तो डिक्रीज कर दो या लेफ्ट साइड में कोई करंट आप इंक्रीज कर दो। इसी प्रकार से विरोध किया जा सकता है। तो इंडक्टर अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि देखो ये प्लस ये माइनस, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ गया तो इसने इसका विरोध कर दिया। बिल्कुल यही कहानी यहां पर भी होगी कि भैया ये कैसे बिहेव करेगा। सोचो यहां पर क्या हो रहा है, करंट गोइंग राइट, करंट गोइंग राइट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप बताओ इसका विरोध कैसे किया जा सकता है, तो विरोध का तरीका बताओ, विरोध का तरीका क्या होगा कि आप क्या करो, राइट साइड के करंट को या तो इंक्रीज करो या लेफ्ट साइड के करंट को डिक्रीज करो। यही दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। अब ये आप सोचिए कि क्या करना सूटेबल है। तो क्या आपको लगता है कि राइट साइड के करंट को इंक्रीज करना सूटेबल है, मतलब ये जो है ये बिहेव करेगा ऐसे, E बराबर एल डी आई बाई डी टी। सर इनका करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस इतना ही है ये। तो यही आपको निकालना होता है एग्जाम में भी और सवालों में भी, यही आपसे पूछा जाता है। यस
सर ऐसे समझ में नहीं आया, कोई सवाल बताओ। देखो सवाल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सुन रहे हैं ना? अरे ये सवाल पहले डाल दिया क्या मैंने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो कौन सा है। ओके ठीक है। A 50 centimeter long solenoid having 500 turns and radius 2 centimeter is wound on an iron core of relative permeability 800. What will be the average EMF induced in the solenoid if the current in it changes from 0 to 2 ampere in 0.5 second? क्या पूछा है पहले तो देखो। तो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, तो एक काम करो, क्या क्या दिया लिख लो फिर पहले। एक 50 सेंटीमीटर लंबी सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है भैया 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, ठीक है। हैविंग 500 टर्न्स, तो भैया मेरे पास में 500 टर्न्स भी हो गए। फिर और क्या दिया? रेडियस, रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻²। भाई देखो जब बड़े सवाल हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख लेना चाहिए। इज वाउंड ऑन एन आयरन कोर, जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी दे रखी है, मतलब म्यू आर दे रखा है 800। व्हाट विल बी द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, तो आपसे ई एवरेज यहां पर पूछा गया है। इफ द करंट इट इन चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। ये क्या दिया सर? तो भैया देखो यहां पर आपको डेल्टा टी दे रखा है 0.05 और डेल्टा आई दे रखा है 2 एम्पियर। 0 से 2 या 2 से 0 एक ही बात है थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस का तो हमें कोई है ही नहीं। और सवाल में ई एवरेज पूछा है, तो अब आप सोचो कि आपके पास में ई एवरेज के कितने फॉर्मूले हैं। आपके पास में ई एवरेज का फॉर्मूला है पहला, जो अभी तक आपने पढ़ा है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब देखो भैया डेल्टा टी यहां पर है 0.05, डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स में चेंज निकालना है। डेल्टा फाई के लिए आपको डेल्टा आई दे रखा है, तो क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूं कि डेल्टा फाई बराबर एन बी, सॉरी डेल्टा ऑफ एन बी ए कर सकता हूं। हां अच्छा, डेल्टा फाई बराबर क्या मैं डेल्टा एन और बी की जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आएगा म्यू नॉट एन डेल्टा आई और ए, मतलब म्यू नॉट एन आई और ए, क्या इसको ला सकता हूं? यस। तो अब यहां पर देखो डेल्टा फाई बराबर, सब चीजों को बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन एन ए और डेल्टा आई। क्या मेरा इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है? देखो हो तो रहा है। चलो भैया चलो, अब क्या दिक्कत है? इसके अलावा भी कोई दिक्कत होने वाली है? नहीं ना सर, पता नहीं सर, आप देख लो। तो भैया ई एवरेज जैसे ही आप लिखोगे, तो मैंने लिखा म्यू नॉट एन एन ए डेल्टा आई, म्यू नॉट एन एन ए डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। चलो भैया अब यहां पर देखो, चूंकि म्यू आर भी दे रखा है, तो मैं इसे म्यू नॉट म्यू आर एन एन ए, अच्छा एन की दिक्कत हो रही है, तो क्या मैं इसे यहां पर स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई एल ले लूं? ओके। दूसरी बात यह है कि देखो म्यू नॉट होता है जब एयर हो, लेकिन यहां पर म्यू आर गिवन है, तो हम म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर यूज करेंगे क्या? हां सर जी। तो ई एवरेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर, एन की जगह कैपिटल एन, स्क्वायर ए डेल्टा आई अपॉन एल और डेल्टा टी। क्या ये बात से सब लोग एग्री करते हो? यस और नो? करते हो ना? बस। तो भैया जी ई एवरेज आएगा म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁻⁷ म्यू आर 800 या 700 कुछ दिया है ना, 500 नहीं 800, ये आ गया 800। एन नंबर ऑफ टर्न्स 500 दे रखे हैं, तो आपने लिया 500 का स्क्वायर। एरिया, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस 2 दे रखी है, तो पाई और 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर।
और डेल्टा आई कितना दे रखा है 2 अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, लेंथ 50 तो 0.5 और डेल्टा टी कितना है 0.05, 0.05। अब जरा यहां पे कैलकुलेशन करो तो ई एवरेज आ रहा है कितना, देखो पॉइंट हटाओगे तो ये 3 जीरो का खेल बचना है, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो 3 जीरो को कहां एडजस्ट करूंगा मैं, 3 जीरो नीचे से ऊपर जाके प्लस में होंगी। अब जीरोज को देखो 2 और 4, 6 जीरो तो यहां से कटेंगी तो -1 बचेगा, और ये 3 जीरो जाएंगी तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस का 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो यहां पर भी आएंगे और 5 के स्क्वायर से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देखना, ये आ गया 4 पाई 8, ये पाई 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर देखिए 1 2 और साइड में रखा है, इसको मत भूल जाना, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर तो -4, तो ये 2 कट जाएगा तो 10 टू द पावर -2, ठीक है। एक और चीज इंटरेस्टिंग आपको पता होगी, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर होता है, तो 1 जीरो यहां पे कम हो जाएगी, तो आपको ई एवरेज का आंसर मिलेगा कितना, देखो 4 दूना 8, 8 64, 64 दूना 128, 256, तो 25.6 वोल्ट ये मिला है आंसर, ये मिला है आंसर। क्या ये वाला आंसर सही है या नहीं है, ये मुझे बताओ। सर बुकलेट में तो अलग तरीके से दिया है, देखो वो छोड़ो बात, ये बात छोड़ो, मैं कॉन्सेप्ट पर फोकस करना ज्यादा विश्वास करता हूं। क्या जब मुझसे ये पूछा गया है ईएमएफ इंड्यूस, तो क्या मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी। अब मुझे यहां डेल्टा चाहिए तो मैंने डेल्टा लिख दिया, फाई का मतलब एनबीए, मैंने हमेशा बताया यदि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे तो एन से मल्टीप्लाई जरूर करिए फाई में। फिर बी म्यू नॉट एन आई होता है, इसको ए लिखा, लेकिन आई यहां पर देखो और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आई सिर्फ चेंज हो रहा है तो मैंने वो डाला। तो भैया इस मेथड से ये सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप इसे दूसरे एंगल से देखो तो आपको जो डेटा गिवन है वो क्या क्या है, आपको दिया है एल बराबर 50 सेंटीमीटर 0.5, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500, रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा था म्यू आर और ई एवरेज। म्यू आर आपसे 800 दिया था, ई एवरेज यहां पर पूछा गया था, डेल्टा टी डेल्टा ई, डेल्टा टी दे रखा है 0.05 और डेल्टा आई दे रखा है 2। तो अब आप इसे देखो दूसरे एंगल से यदि सोचते हो तो क्या मैं जानता हूं ई बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, तो क्या मैं ई एवरेज को लिख सकता हूं एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। और एल कितना आएगा, एल तो भैया एल ऑफ सोलेनॉइड आएगा आपके पास में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यस और नो, बस इसको एडजस्ट कर लो, या एल सोलेनॉइड को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख लो, तो एल सोलेनॉइड आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अरे सही है ना। तो अब आप इसे उठा के यहां पर देखोगे तो यू विल गेट की ई एवरेज बराबर एल की जगह इतना लिख दिया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अरे यही रखा, अरे रखा या नहीं रखा, रखा ना। अब देखो यहां पर देखो म्यू नॉट म्यू आर वो तो एक आएगा ही, एन स्क्वायर ए की जगह पाई आर स्क्वायर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी और एल, यही है क्या, अरे यही है ना।
अब देखो यहां पर क्या है, म्यू नॉट के संग में म्यू आर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसे आपने एक आयरन की कोर पे लपेटा है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी यहां पर आपको गिवन है। यदि वो नहीं गिवन होती, यदि वो नहीं गिवन होती तो फिर हमें सोचना पड़ सकता था, फिर तो हमें सोचना पड़ता डीप में। क्या डीप में सोचना पड़ता कि म्यू आर कहां से लाएं, और उसे कहीं से लाने की जरूरत थी ही नहीं, वो वही था एज इट इज, वो वही था। अब यहां पर आप वैल्यूज को पुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। एक तो ये तरीके के वैरायटी के सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी ये है, देखो क्या, a varying current in a coil changes from 10 एम्पियर टू 0। मतलब क्या, आपको डेल्टा आई दिया है 10 एम्पियर इन टाइम 0.5 सेकेंड। फिर बोला इफ द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, तो ये आपको ई एवरेज दिया है 220 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज पी वाई क्यू है। ये आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला, ई एवरेज बराबर एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ई एवरेज है 220, एल आपको निकालना है, डेल्टा आई है 10, ये है 0.5। क्या बोलते हो, तो एल कितना आएगा, 10 जीरो से जीरो काट लो, 22 22 पंजे 110, तो 11 हेनरी। दैट्स इट, खत्म। ओरली कर सकते हैं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी यदि कैलकुलेशन में आपका हाथ पक्का है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने मुझे हिंट दी कि ये इसी चैप्टर का सवाल है। ईएमएफ इंड्यूस, मैंने बोला ना, देखो कौन सा ऐसा सवाल अभी तक आपने देखा है कि आपको चैप्टर की हिंट ना मिली हो। हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे फर्नेस, जो एक 2019 का जो एक एग्जाम्पल आपने देखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडी करंट। तो भैया अब एडी करंट इसी चैप्टर में पढ़ना है, अब ये तो आपको पता होना जरूरी है ना भाई। अब यदि नहीं पता तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, है क्या कोई इलाज, नहीं। ये कर लिया हमने सवाल, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ ये आया अब वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो क्या ना, ये क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग है। यदि मैं इसको, इस सवाल में से इस टर्मिनोलॉजी को हटा दूं, कौन सी पता है, ये जो वीपी माइनस वीक्यू है, इसको यदि मैं हटा दूं और मैं बोलूं कि फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर, तो ये सवाल बड़ा ही आसान है। फिर ये +20 -20 +10 -10 का ऐसा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। सर पहले सवाल तो पढ़ लो, कष्ट कर लो थोड़ा सा, लो कर लेता हूं। गिवन बिलो एन इंडक्टर सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर। नीचे एक इंडक्टिव सर्किट दिया है, सर ना रजिस्टर है ना कुछ है, भैया पहले शुरुआत तो कर लो सिंपल से, फिर मैं बताऊंगा ना। इसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर, करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये जो दो ऑप्शन दिए ना, ये ऐसे, ये चार तो मैंने दिए इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टर, तो आप कहोगे ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो ई बराबर एल 5 और डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहां पर यूनिट से समझ में आ जाएगा, 4 एम्पियर पर सेकेंड, और यहां क्या लिखा है 2 एम्पियर, तो दोनों में अंतर है, डी आई बाई डी टी एम्पियर पर सेकेंड वाली मतलब 4। तो भैया ई बराबर 20 वोल्ट। अब समझना, अब चूंकि ये सवाल तो इतना आसान हो गया, लेकिन मेरा सवाल क्या है, वीपी माइनस वीक्यू आपको बताना है। ठीक है, देखो मैं मेरी आदत से मजबूर हूं भाई। कौन सी आदत, कई लोग तो सोचते सर कौन सी आदत, यार एक सवाल की मतलब बाल की खाल निकालने में मुझे अच्छा लगता है। सवाल में और क्या और लाओ और सीखो, ऐसी मेरी आदत है।
हो सकता है मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराता हूंगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं एग्री करता हूं इस बात से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो है वो है, उसमें मानने में क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा फोकस रहता है कि भाई कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रांग हो जाए और आप इसमें सवाल को की नब्ज को कैसे पकड़े। भाई डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो नब्ज पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे। नब्ज मतलब क्या होती है, वो नाड़ी वाड़ी क्या बोलते हैं, ऐसे जब कभी वो सुनना होगा, क्या बोलते हैं, हार्ट बीट्स, तो ऐसी पकड़ोगे और ऐसे सुनोगे कि नहीं सुनोगे, तो ऐसे ही। तो सवालों को भी समझिए। अब ये E बराबर 20 ये सब तो ठीक है। अब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला जब पार्ट आता है तो मैं इसको यहां पे आगे लेके जाता हूं। देखो भैया, देखो ये है ऐसे, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये है 5 हेनरी। अब समझना, इधर से I बराबर तो 2 एम्पियर है, ठीक है, रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको डीए बाई dt जो बोला है वो है 4 एम्पियर पर सेकेंड। अब कई लोगों के मन में आएगा, सर ये तो I बराबर 2 है और ये 4 एम्पियर पर सेकेंड से करंट कैसे चेंज हो सकता है। अरे सब कुछ हो सकता है, इसमें दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है कि ओवर थिंकिंग मत करना भाई, है ना। और वैसे भी बढ़ रहा है तो भैया 1 सेकेंड बाद 6 एम्पियर हो जाएगा, 2 सेकेंड बाद 10 हो जाएगा, क्या दिक्कत है तुम्हें, बढ़ रहा है, बढ़ने दो। चलो नाउ अब यहां पर समझो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगाना। मैंने क्या बोला, इधर से आने वाला करंट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। इधर से आने वाला करंट बढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका विरोध बताओ, विरोध कैसे करें। अपने आप से बस यही सवाल पूछना है आपको कि विरोध कैसे करें, हाउ टू अपोज इट। तो देखो, इधर से आने वाला बढ़ रहा है तो मेरे पास विरोध करने के 2 तरीके, क्या, एक तो मैं इधर जाने वाला करंट घटा दूं, कैसे घटाऊं, या मैं इसकी उल्टी डायरेक्शन में बढ़ा दूं। क्या बोलते हो, सोचना, इधर जाने वाला करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेरे पास विरोध कैसे कर दूं कि यार इसके उल्टी साइड में करंट को बढ़ा दो। मतलब इस डायरेक्शन में यदि मैं करंट को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो मेरा काम हो जाएगा क्या, बस। तो इसी पॉइंट को फोकस करते हुए आपको चलना है। तो भैया इस साइड में करंट ऐसे बढ़ेगा क्या, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और ये आ गया 20 वोल्ट। ये 20 कहां से आया, तो भैया E बराबर L di/dt से निकाला है, L 5 और ये 4 और ये 20, ठीक है। अब आप यहां पर अप्लाई करो KVL, तो KVL क्या कहेगा, VP, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपने माइनस पे पहुंचे तो -20 माइनस VQ बराबर 0। तो भैया जी VP माइनस VQ बराबर 20। अब ये एक इत्तेफाक है कि आपका आंसर यहां पर +20 ही आ रहा है। अब देखो, ये जो सवाल है वो इंक्रीजिंग का है। बुकलेट में जो सवाल है उसमें डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लेना। वो डिक्रीजिंग वाला था, मतलब आप इंक्रीजिंग को काट के वहां डिक्रीजिंग कर लेना तो आपका सही हो जाएगा। या फिर वैसे भी होमवर्क में 3-4 सवाल जो दिए हैं उसमें से एक सॉल्यूशन छप गया है। जैसे ये देखो, ये सवाल रिपीट हुआ है क्योंकि इसमें मेनली वही 4 सवाल है। देखो, ये इंक्रीजिंग 4 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीजिंग, ठीक है, सेम सवाल है। अब अगला सवाल देखो, ये रहा ये सवाल, फिर से सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। देखो, E बराबर तो वही आने वाला है, L di/dt बराबर 5 × 4 मतलब 20 वोल्ट, उसका कोई लफड़ा है ही नहीं है। समझना क्या है वो देखिए कि इधर में जाने वाला करंट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, यस और नो। अब आपको इसी चीज का क्या करना है, विरोध, इसी चीज का क्या करना है, विरोध। तो बताओ विरोध कैसे करें। इस सवाल का जवाब यदि आपको मिल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे विरोध करूं, तो मैं बोलता हूं कि विरोध करने का तरीका क्या है, बताओ कैसे विरोध करूं।
राइट साइड जाने वाले करंट को बढ़ा दो, राइट साइड जाने वाले करंट को क्या कर दो, राइट साइड जाने वाले करंट को इंक्रीज कर दो, क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, इंक्रीज द करंट विच इज गोइंग टुवर्ड्स राइट. In the question, what is happening? In the question happening like that, the current which is going from P to Q is decreasing. So, if you want to oppose this change, you just need to increase the current which is going from P to Q. Yes. And how you can achieve this? By simply putting the battery like this. ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये आ गया 20 वोल्ट. अब बता यहां इक्वेशन कैसे बनेगी? तो ये माइनस, ये प्लस. हकीकत में माइनस प्लस नहीं होता है, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होता है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूं. तो आप इधर से इधर जा रहे हो तो क्या आएगा, Vp प्लस 20 माइनस VQ बराबर 0. समझ में आया क्या? तो यह आएगा Vp माइनस VQ, कितना आएगा इस बार, माइनस 20 वोल्ट. तो बुकलेट में ये वाला डायग्राम बन गया है. ठीक है, बुकलेट में ये वाला डायग्राम बन चुका है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है. ठीक है, चलो इसके बाद एक दो सवाल और हैं. अब देखो ये ऐसे सवाल है, अब इधर से आ रहा है करंट, क्या डरना है बताओ, कौन सा डरना है, क्या डरोगे? ये तो 20 रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब आप देखो इधर से आने वाला करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, विरोध. तो विरोध कैसे करूं, ये लगा दूं क्या 20 में, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q. अरे सही है ना? तो क्या आएगा, Vp प्लस 20 माइनस VQ बराबर 0. तो भैया कितना आ जाएगा, Vp माइनस VQ बराबर माइनस 20 वोल्ट. सॉल्यूशन के लिए जगह दे रखी है आपको बुकलेट में भी. यस, सिंपल है. इधर से आने वाला करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो विरोध कैसे करूं, इधर से आने वाला बढ़ रहा है तो इसके उल्टा भा दो. देख लो बैटरी की शक्ल, माइनस प्लस. अरे यस और नो, जैसे मान लो ये रजिस्टर होता, तो ये यदि बैटरी में इधर से लगा दूं तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा. और यदि इसी रजिस्टर को मैं बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दूं तो भैया अब यहां पर करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? सही बात है, बच गया. अरे टिक हो जा, मतलब इस प्लस से और ऐसे. सही है, यहां इस प्लस से और ऐसे. सही बात है ना? इसी चीज को यहां पर बतलाने की कोशिश की गई है. श्योर? चलो एक और लो भाई. अब इधर से आने वाला डिक्रीज, ये सड़क के वहीं पहुंच जाते हैं. इधर लगाता हूं वो वहां पहुंच जाते हैं, कई बार नहीं पहुंचते. चल ठीक है, जो भी होगा पता नहीं. इधर से आने वाला डिक्रीज, इधर से आने वाला करंट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग. तो क्या कर दूं, इधर में बढ़ा दूं क्या, यस. ये P, ये Q, ये 20. कैसे सोचोगे, प्लस माइनस. और आप ऐसे चलो चाहे ऐसे, देखो इसको दो तरीके से चल सकता हूं मैं, इस बात को ध्यान रखना. जैसे मान लो मैं इधर से चल रहा हूं तो मैं लिखूंगा Vp माइनस 20 माइनस VQ बराबर 0. तो भैया Vp माइनस VQ बराबर आ गया 20 वोल्ट. लेकिन अब समझना, यदि इसी में मैं इधर से चलूं, ये तो 20 है, ये Q है, ये P है, ये माइनस, ये प्लस, तो मेरे पास में चलने का ये भी तरीका पॉसिबल है. कई लोग तो इसी उधेड़ बुन में लगे होंगे कि सर हमेशा ऐसे ही क्यों चल रहे हो. मेरा तरीका हमेशा भैया यही है, मैं लेफ्ट से राइट चलता हूं, क्योंकि लिखते भी ऐसे ही है ना हम तो, इसलिए भैया अब मुझे तो लेफ्ट से राइट लिखने की आदत है तो मैं ऐसे ही चलता हूं. लेकिन आप इधर से चलते हो मान लो, तो आप लिखोगे VQ, माइनस से प्लस पे गए तो प्लस 20 माइनस VP बराबर 0. सो इसको इधर उधर ले आओ तो ये अपने आप Vp माइनस VQ बराबर 20 ही आंसर आएगा. आंसर कभी गलत नहीं होगा, बशर्ते तुम्हारे कॉन्सेप्ट पक्के हैं. और यदि तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है. करंट कैसे फ्लो कराते हैं, KVL कैसे लिखते हैं, ये आपको आना जरूरी है.
और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको केवीएल लगाना आता है। यस, चलो केवीएल लगाना आता है कि नहीं आता है वो इस सवाल से पता लग जाएगा। चलो करो, सॉल्व द क्वेश्चन। देखो सवाल को क्या दिया है। देखो भाई, इफ करंट I बराबर 5 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड फॉर द गिवन सर्किट, देन फाइंड VB माइनस VA। अब देखो, लगाओ दिमाग। देखो इस सवाल में एक रजिस्टर दिया है, आपने ऐसे सवाल रजिस्टर और कैपेसिटर के फॉर्म में भी किए होंगे। सर ऐसा कुछ याद नहीं, ठीक है। आगे चल के कभी अपने आप से ये जरूर पूछना कि मैंने कितनी प्रैक्टिस करी है। हो सके तो इस लेक्चर को देखने के बाद ही करना कि क्या मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है। नहीं तो पता लगा बंदूक लेके अमृतसर पे चढ़ गए, सर ने कॉन्सेप्ट सही से नहीं बताया। भाई मेरा कॉन्सेप्ट तो E बराबर L di/dt पे खत्म हो गया। EMI का कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया, E बराबर L di/dt। नाउ इट इज द एप्लीकेशन पार्ट फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यदि ये सवाल तुमसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। EMI का इसमें कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि EMI तो बोल रहा है E बराबर L di/dt लगाओ। ये 5 मिली हेनरी दिख रहा है, ये 10 एम्पियर पर दिख रहा है, सीधा सीधा बन जाएगा ये। लेकिन किंतु परंतु भाई ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब देखो इस सवाल को पढ़ो, करंट दिया है 5। अब एक बात समझना, इसमें डीसी बैटरी दे रखी है, तो ये EMI चैप्टर का ही सवाल है, अल्टरनेटिंग करंट का नहीं है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे आएगा, ऐसे, जो यहां नहीं है, बैटरी दिख रही है, ठीक है। फिर दूसरा यहां पे लिखा है करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो करंट के डिक्रीमेंट की भी बात हो रही है। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। तो भैया पहले मैं यहां पर E बराबर लगा लेता हूं L di/dt, तो भैया आएगा 5 मिली हेनरी इंटू 10 to the power 3, मतलब E बराबर आ गया 5 वोल्ट। सवाल वही है, बैटरी का साइन बनेगा कैसे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये समझ में आना जरूरी है। कैसे देखूं, तो देखो इधर जाने वाला करंट आपका क्या हो रहा है सवाल में, डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। इधर जाने वाला करंट हो रहा है डिक्रीज, तो इसका मुझे क्या करना है, विरोध। जो सदन में काम होता है, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, सत्ता पक्ष जब कोई बिल लेके आता है तो विपक्ष में बैठे लोग क्या करते हैं, उसका विरोध, है कि नहीं। जो विपक्ष में बैठा होता है वो हमेशा रोता है कि महंगाई महंगाई डायन खाए जात है, और जब वो वापस सत्ता में पहुंचते हैं तो जो सत्ता में पहले बैठे थे फिर वो कहते हैं महंगाई डायन खाए जात है ना। भारत में महंगाई दर लगभग 8 से 10% के आसपास है। गवर्नमेंट भले ही आंकड़े बोले कि 6% है वगैरह वगैरह है, लेकिन 8 से 10% अमूमन है। ये क्या होती है, इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, शायद अब समझ में आए। विरोध कैसे होगा, इधर जाने वाला करंट कम हो रहा है, तो मैं क्या करूं, इधर जाने वाले करंट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो बस। तो भैया ये सर्किट कैसे आएगा, ये और ये बी, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये है 1 ओम, ये है आपका 15 वोल्ट, और ये आया है 5 वोल्ट जो यहां से आया है, ठीक है। और इसमें ध्यान देना, इधर से एक करंट चल रहा है 5 एम्पियर का। तो जब मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, VA -1 इंटू 5, फिर देखना माइनस प्लस, तो मैं ऊपर गया तो ये आएगा प्लस का 15, फिर माइनस प्लस मतलब मैं और ऊपर गया तो प्लस का 5, माइनस VB बराबर 0। तो योर आंसर इज VA माइनस VB बराबर 5 से 5 घट गया, माइनस का 15 वोल्ट। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भैया आपका आंसर सर हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, कैसा आंसर आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन 99% बच्चे अब इस आंसर को लगा के आ जाएंगे, है ना।
लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ, लेकिन उसके लिए आंख कान नाक खुले रहने चाहिए। नाक क्यों खुली रहनी चाहिए? सांस लेने के लिए, मर जाओगे नहीं तो। आंख क्यों खुली रहनी चाहिए? दिखता रहे। और कान क्यों खुला रहना चाहिए? कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, सुनो। सवाल में पूछा है वीबी माइनस वीए, तुमने क्या निकाला है? वीए माइनस वीबी। हाँ, तो भैया वीबी माइनस वीए कितना आएगा फिर? प्लस का 15 वोल्ट। कितने लोगों ने सवाल को यहीं पे रोक दिया था? ईमानदारी से, कसम है तुम्हें नीट की, ईमानदारी से बोलना, कितने लोगों ने सवाल यहीं पे छोड़ दिया था? हाँ। अच्छा, कौन ऐसा है जो चाहता है कि सर इधर से ही क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया? कौन ऐसा है जिसको यहां पर डाउट है? सुनना, ये बड़ा रजिस्टर, बड़ा अरे रे रे, नो रजिस्टर, छोटी बैटरी, ये पॉइंट है बी। रजिस्टर है 5 ओम का, ये पॉइंट है ए। ये है आपके पास में 15 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ठीक है। और इसमें देखना कि इधर से करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, यही है ना। तो मेरी हमेशा टेंडेंसी है, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि करंट जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब जहां से आ रहा है, वो पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल का होगा, एंड जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो लोअर पोटेंशियल पे ही होगा। अदरवाइज देयर इज सम एरर, अदरवाइज देयर इज सम एरर। रिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अब हमेशा मेरा तरीका हमेशा है माइनस माइनस करते जाता हूं, बैटरी के साइन पे ध्यान रखता हूं कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। लेकिन सर आप तो कह रहे हो ये हायर पोटेंशियल होगा। हां भाई होगा, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा उसमें ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। ये इंस्टेंटेनियसली इतने से पॉइंट के लिए, इतने से पॉइंट के लिए ये बैटरी का हायर पोटेंशियल बन रहा है, इतने से पॉइंट के लिए ये इधर बैटरी का हायर पोटेंशियल बन रहा है। लेकिन ओवरऑल सर्किट में मैं देखूं तो ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट और ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है। अच्छा, किसी की इच्छा शक्ति ये कहती है कि सर मैं इधर से चलूं तो क्या होगा, इधर से चलने पर क्या होगा? तो अब मैं यदि इधर से चल रहा हूं तो मैं वीबी से स्टार्ट करूंगा, तो मैं तो यही लिखूंगा, वीबी इधर से आया -5, इधर से आया -15 और +1 × 5। क्यों? मेरी डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, मैं ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे, और करंट उधर से आ रहा है, तो इसे माइनस माइनस करके प्लस करते हैं, और -VA बराबर 0। अब यहां से देखिए VB -VA बराबर 5 से 5 कट गया, ये उधर चला जाएगा 15 वोल्ट। आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब समझना, तो अब VB -VA 15 आया है, तो करंट दिखाया भले ही इधर से, लेकिन सिचुएशन यही है कि VB इज एट हायर पॉइंट पोटेंशियल, क्योंकि हमें फाइनल आंसर ने बता दिया कि भैया B हायर है, A लोअर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन पे ये आ रहा है। तो करंट ऐसे क्यों दिखाया है? तो भैया उस पर्टिकुलर ब्रांच में ऐसा हो रहा होगा, इसको उठा के यहां पर लाया गया है। समझ में आई बात? उस पर्टिकुलर ब्रांच में ऐसा हो रहा होगा कि किसी कारणवश वहां से कोई करंट आ रहा होगा। यस, पर तुम इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। लो भैया, ये एक और सवाल है, लगाओ। फिर से है, इस बार क्या हो रहा है? एंगेजिंग। चलो सेम कर दो फटाफट, यही 5 मिली एम्परी, सेम सवाल है। सेम टाइप की वैरायटी पे मैं थोड़े से चेंज से सवाल इसलिए दे रहा हूं ताकि जो कॉन्सेप्ट में आपकी वीकनेस है वो वीकनेस ना बची रहे और आप उसे कॉन्फिडेंटली कर पाओ। चलो कितने लोग कर पा रहे हैं, करके दिखाओ, करके दिखाओ। क्या करूं? देखो, ये तो 5 वोल्ट बनने वाली है। अरे यार, E बराबर 5 मिली हेनरी और ये 10⁻³ तो ये तो 5 वोल्ट ही आ रहा है, ठीक है। सवाल ये है, इधर जाने वाला करंट जो है वो क्या हो रहा है?
इस बार इंक्रीजिंग में है, इसका आपको करना होता है विरोध, और विरोध करने के लिए आप क्या करोगे, इधर जाने वाला इंक्रीज हो रहा है तो मैं इधर में एक करंट को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, मतलब मेरा ये जो सर्किट बनेगा, ये रजिस्टर, ये पहली बैटरी, और इसकी जगह 5 वोल्ट किधर आएगा, इधर में, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, और ये है 1 ओम, और इधर से आ रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, चलो भैया, तो मैं इधर में लिखता हूं VA -5 माइनस प्लस, तो +15 प्लस माइनस -5 माइनस VB बराबर 0। तो भैया VA माइनस VB कितना आएगा, 5 और 5 10 गए, प्लस का 5 बचा, इधर आएंगे तो ये -5। तो भैया जी VB माइनस VA आएगा आपके पास में 5 वोल्ट। ठीक है, श्योर, ओके। तो ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर। देखो ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, एग्जाम में नहीं पूछे गए तो क्या हुआ, कभी भी एग्जाम में कभी भी कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। बस एग्जाम का लेवल आपका E बराबर L di/dt तक ही करंट सिनारियोज को देखते हुए लग रहा है, लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है कुछ भी हो जाए, वो कोई नहीं जानता है। पेपर का लेवल ऑल ऑफ अ सडन बढ़ सकता है, पेपर का लेवल ऑल ऑफ अ सडन बढ़ सकता है, कम हो सकता है। एग्जामिनर के मन में आ सकता है कि यार सिंपल ही पूछ लो, काहे बच्चों को परेशान करो। कोई एग्जामिनर सोच सकता है कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर होने चाहिए तो अच्छे से लेवल से सवाल पूछ सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर ओनली। ठीक है, चलो, सो कहानी को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए